सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ा एक अहम मामला आज सामने आया है जब साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त के आज़म खान, उनका बयान सामने आ गया है। और जो साइफ़र की पूरी एक कहानी शुरू हुई जो 8 मार्च 2022 से फिर 9 अप्रैल में जब हुकूमत PTI के ख़त्म हुई और उसके बाद से वह ख़त लहराया गया, कहा गया कि ये एक अमरीकी साजिश की गई है और फिर एक बयानिया बनाया गया और उस बयानिए में मौजूदा इस वक्त हुकूमत की सियासी जमातें भी शामिल थीं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और अमरीका मुखालिफ। ये पूरा एक बयानिया था जिस पर बात की जाती रही चेयरमैन PTI की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से, और फिर एक नारा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो लाई गई है। आज उस सारे मामले के हवाले से आज़म खान साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं थी जो यहाँ पूरी की पूरी कहानी यहाँ बनाई गई है। एक मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है कि वो डॉक्यूमेंट साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने गुम किया। दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है कि ये राजदारी होती है, राज होता है जो वज़ीर आज़म और सरबराह ममलिकत मुख्तलिफ वज़रा वो हलफ लेते हैं, इकरार करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी आश्कार नहीं करेंगे। उन्होंने पब्लिकली इसको किया। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसमें वो कही जा रही हैं आज़म खान की जानिब से इस बयान पर। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अयाज अमीर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज आज़म खान का बयान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर खासा एक अहम ओहदा है, बड़े बड़े वज़रा भी उससे ही हिदायत भी ले रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं। इनका जो बयान है, इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं चेयरमैन PTI के हवाले से कि ये बयान और फिर अभी राना सनाउल्लाह साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सर क्या फरमाएंगे? एक तो मैंने जो बयान है उसका मतन मैंने देखा नहीं है। अच्छा, थोड़ी बहुत ही वो सुनी सुनाई बात ही है जी। लेकिन अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो ये तो खासी परेशान कौन सूरत हाल फिर बनती है PTI के चेयरमैन के लिए। और जैसे हम सब जानते हैं आजम खान उनके बहुत करीब थे। वो ना सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बल्कि वैसे भी करीब थे और वो काफी दिनों से गायब भी थे। और गायब के बाद ये उनका जो है वो बयान आया है। तो अब देखना ये है कि इस बयान का और जो अगर उन्होंने ये टेस्टिमनी दी है तो उसका बनता क्या है, उसकी बुनियाद पर क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि लग तो यही रहा है कि जैसे अब ये हमें शुनीद हो गई है कि इलेक्शन की तरफ ये गवर्नमेंट जो है जा रही है, असेंबलियों की तहलील की तरफ जा रही है। तो उसमें एक बात तो ये होगी कि जो साबका हुक्मरान जमात है उसको अमलन जो है बिल्कुल वो कुछ इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बन सके। सही। क्योंकि उनके बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ जो है मुतहर्रिक जो है लोग वो जेरे जमीन हैं, वो भी गायब हैं, सामने नहीं आए। बहुत गिरफ्तार हैं। बहुतों को गिरफ्तारी की डर की वजह से वो इधर उधर हुए हैं। तो एक अपाहज की अगर ये इन्होंने पार्टी बैन होती है नहीं होती वो एक अलग बहस है। लेकिन वो अगर इलेक्शन में जब एक फरीक के तौर पे आती है तो जैसे एक अपाहज होता है किसी दौर पे शामिल होता है, उनकी हैसियत अपाहज से ज्यादा नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल से यही हम अंदाजा लगा सकते हैं। सही। तो अयाज में सब कथा कलामी की माफ़ी सर, जो एक बयानिया था पूरे का पूरा कि ये साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत, ये तमाम तर चीज़ें, इन बयानात और इस पर अब FIA को तहकीकात भी कर रही थी जिस पर स्टे था और स्टे भी ख़त्म हो गया गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने। तो ये बयानिया जो सियासी तौर पर है, क्या इसको भी आप समझते हैं कि धचका होगा या वो बयानिया अपनी जगह और चेयरमैन PTI की पॉपुलैरिटी अपनी जगह रहेगी इन बयानात और इन चीज़ों के बाद?
देखिए वो जो उन्होंने वो सारा एक कहानी और नैरेटिव बनाई थी, वो तो बहुत हद तक जो है डीबंक हो चुकी है। वो जो साइफर वाली बात है, जी। वो डोनाल्ड लू का तो नाम अब हम सुनते भी नहीं है, वो तो कोई उसकी बात कर ही नहीं रहा, वो तो मंजरे आम से गायब हो चुका है। अब जहां तक उनकी जो मकबूलियत है या उनकी जो अवामी हमायत है, वो बिल्कुल एक और चीज है। जब अवाम कोई फैसला कर लेते हैं या कोई एक ट्रेंड चलता है, उसके कई अवामिल होते हैं। मैं ऐसी चीजों से धचका पहुंचता है या नहीं पहुंचता, उस मकबूलियत को एक तरफ रहने दें आप। जो एक अभी जो वाज़ेह चीज नजर आ रही है कि एक तो घेरा तंग हो रहा है चेयरमैन पीटीआई के गिर्द, और दूसरा ये कि पार्टी जो है किसी इलेक्शन में हिस्सा लेने की काबिल नहीं रही। तो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। मकबूलियत होती है नहीं होती, क्या उसमें फर्क है, वो तो जब मौका आएगा और तराजू में जब कोई चीज डलती है तो फिर देखेंगे कि तराजू इस तरफ जाता है या उस तरफ जाता है। सही। वो जो अपाहज वाली आपने बात की है, जिस तरह से पंजाब में तकसीम दर तकसीम और उसके बाद आप केपी में तकसीम दर तकसीम का मामला हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ जानना चाहूँगा कि अगर आप पूरी एक साथ हों, बड़े करीबी हों, तमाम तर मामलात में हों, अचानक आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं, तो एहतसाब तो फिर सरकारी मुलाजिम हों या फिर आप साथी सियासतदान, उनका भी पूरा होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप आज इतने महीनों के बाद आकर कहें कि ये सारा बयान गलत था, ये चीज़ें। तो इसमें तो थोड़ा लचक नहीं होनी चाहिए कि एक वादा माफ़ गवाह है तो वो बच जाए, क्योंकि शरीके जुर्म तो बहरहाल वो थे। नहीं, देखिए ये तो अब राय देने वाली बात है कि वो शरीके जुर्म थे या नहीं थे। वो उस बेस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता कि वो कितने कोई वो है या नहीं है। जो चीज मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि जो जिस बारे में हम कुछ हतमी राय कायम कर सकते हैं और हम कोई हतमी राय दे सकते हैं, वो यही लग रहा है कि इनके लिए मुश्किलात बहुत पैदा हो चुकी हैं। जैसे मैंने वो इस्तेलाह इस्तेमाल की, घेरा इनके गिर्द जो है तंग हो रहा है। पीटीआई को बतौर जमात जो है इस तरीके से मुश्किलात का सामना है कि वो मुश्किलात जो हैं वो बहरहाल बतौर जमात जो आप फरमा रहे हैं वो बड़ा एक अहम है। बहुत शुक्रिया। अयाज हमीद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियात मौजूद थे। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर, कहा जा रहा है कि ये बयान है, ऐसे बहुत सी बातें हो गई, लेकिन सर 164 का बयान वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, और वो भी सीक्रेट एक्ट के गुम होना, सीक्रेट एक्ट को आश्कार किया जाना और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल, जिसका रियासत को नुकसान हो। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से? हाँ, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि शुरू में भी जब ये टिफर की इन्होंने बात की थी तो इन्होंने बहुत सी वायलेशंस उसके अलावा भी कर दी थी। ये जब कहानी बनाई थी और उससे नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है उसको भी डिफीट करने की कोशिश की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स इनके खिलाफ आए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी जब इकट्ठी होंगी तो इसमें बहुत सारी शिकन जो है अट्रैक्ट हो सकती है। बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त साइफर के हवाले से जो कहा गया कि एक बयानिया है, उसको आजम खान साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये झूठा बयानिया है, और ये जो साइफर था वो 9 मार्च 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने गुम कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा और ये कहा कि बड़ा सीरियस मामला था, उन्होंने कहा कहीं मिल नहीं रहा। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता हुआ, पहले बनीगाला में इजलास था जिसमें पीटीआई के लोगों को ब्रीफ किया गया, फिर उसके बाद एक काबीना का इजलास था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें थी। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं, क्योंकि सफ़ीर का एक बड़ा अहम रोल था इस सारे अमल में, और ये सीक्रेट एक्ट कितना अहम होता है, मुल्कों के ताल्लुकात पर इस मामलात पे कितने असरात होते हैं, हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आप खुद मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब ये कुछ चीज़ें आज़म खान के जो बयान हैं उनमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये एक पूरा एक बयानिया हुआ और उसके बाद बहरहाल खारजा ताल्लुकात और मामलात के हवाले से असर होता है। क्या ऐसी चीज़ें बनती हैं जो अगर इस किस्म के अपनी ज़ात
या सियासी मफादात के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो? जी, सियासी मफाद के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आखिरी जंग पर, या टेलीग्राम भी कहते हैं अपने वजारत खारजा में, वो एक बहुत ही हसास और बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ज्यादातर टॉप सीक्रेट होती है, और टॉप सीक्रेट की डेफिनेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये है कि उसे जिस शख्स के लिए उसको भेजा गया हो सिर्फ उसकी नजर से गुजरे, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, उसको उस फाइल से अलहदा नहीं रखा जा सकता, उसको सेफ में रखा जा सकता है, उसके सेफ पर सर्टिफिकेट साइन किया जाता है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो फलाने शख्स के चार्ज में है और एक सेफ कस्टडी में पड़ा हुआ है। तो इसकी इस हद तक अहमियत है, और इसीलिए उसकी सजा भी बहुत सीरियस सजा है इस मामले में। यहाँ तक के सजाए मौत तक सजा बन जाती है ऑफिशियल सीक्रेट के एक्ट के चंद सेक्शंस के तहत। तो इसकी बहरहाल इसकी जो हसासियत ये है कि न सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, बल्कि दो ममालिक इसी हद तक भी जा सकते हैं अगर इस किस्म के मामलात जो है लीक हो जाएं। अब रहा सवाल कि इसकी सेहत के बारे में बहुत दफा गुफ्तगू हो चुकी है, इसके बारे में स्पीकर के सामने भी ये लेटर पेश किया गया, इसके एक्सट्रैक्ट, और इसको जलसे में भी दिखलाया गया, इसको कैबिनेट के बारे में भी इसी हद तक डिस्कस किया गया, लेकिन इस लेटर को के मंदरजा और में कहीं भी नहीं दिखलाया गया। और अब जो ये बयान आया है 164 का, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक 164 CRPC का एक कानून वो शिक है, जिसके तहत अगर ये एतराफी बयान डॉक्टर साहब, ये जो अभी बयान हुआ इसमें कहा गया इसी बयान के मुताबिक कि ये इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका ने ये ब्लंडर किया, ये आज़म खान के अल्फाज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ओपोनेंट जो सियासी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल किया जाएगा और अवाम में लाया गया है, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये कहानी बनाई गई है। अब इस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये तो मौत की सज़ा, क्योंकि गद्दारी के मामलात में भी हो सकता है, तो इस सारे अमल में कौन कौन लोग जो शामिल था, किस तरह से उन पर ये असरात हो सकते हैं? देखिए, ये तो बात तफ्तीश की है ना, मैंने जो जिक्र किया जिसकी आखिरी हद सजा की, उसके ज़ाहिर चंद मुहरिकात है, उसमें तफ्तीश होती है, तफ्तीश के बाद उसमें ट्रायल होता है, और ट्रायल के बाद सबूत मुहैया किए जाते हैं कि किसका कितना रोल है। लेकिन ये एतराफ़ी बयान जो है वो यकीनन उसको इस्तेमाल होता है, मनोअन इस्तेमाल होता है हायर कोर्ट में भी और हर जगह। तो इसकी अफादियत और अहमियत, और इससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस शख्स ने ये बयान दिया है इस मामले में, आजम खान ने, वो इससे आगे जाके हाई कोर्ट में या कहीं और जाके पीछे नहीं हट सकता। सर, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो वैसे भी आपका अपना भी वास्ता होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो पूरा एक हाउस चला रहा हो, चाहे वो वजीर आला का हो, चाहे वो वजीर आजम का हो, तो उसके ही डॉक्यूमेंट्स इधर जा रहे हैं, जो मीटिंग है उनके मिनट्स इधर जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें। तो ये तो एक खासी बड़ी गवाही फिर ऐसे किसी केसेस में होती है। न सिर्फ बड़ी गवाही है, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब तक ये वादा माफ गवाह ना बनाया जाए, उनका अपना कसूर भी इसमें शामिल है। अपना कसूर ये है कि जब उन्हें ये मालूम हो गया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जद में आता है और इसमें उनके हाथों से ये डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास गया और प्राइम मिनिस्टर इस पे काबिज हो गए उस वक्त के, तो उसको चाहिए था कि इन राइटिंग वो इस चीज की रिपोर्ट करता, और रिपोर्ट करने के बाद उसकी कानूनी चारागरी जो होती है उस वक्त उसको मानता। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो अपने मफादात हासिल कर रहा था, इसलिए उस खामोश रहा उस वक्त, और वो आखिरी वक्त तक खामोश रहा। अब उसको इस बात का ये चीजें जाहिर करने का इसके पास कोई और वसीला नहीं था, कोई और तरीका ही नहीं था, इसलिए उसने। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ सतही तौर पर ही देखें, सिर्फ सतही तौर पर देख लें,
कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक स्टेट का मुलाजिम है, वो प्राइम मिनिस्टर का मुलाजिम तो नहीं है। अगर ऐसी रेगुलरिटी हुई तो ज्यादा उसकी पोस्टिंग हो जाती। उसको उस वक्त इसके बारे में कानून में दिए हुए तरीके के मुताबिक रिपोर्ट करना चाहिए था और अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। लेकिन वो तो उस वक्त अपनी जो है वो जात और मफाद रियासत से तर होकर वो भी शामिल हाल अगर रहे कोई, तो फिर तो अब आज वादा माफ़ गवाह, ये तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कि जो उस वक्त किन चीज़ों में हों, बेनिफिशरी हों, फिर एट टाइम जो है वो वादा माफ़ गवाह हो जाएं। रियासत से तो बालातर किसी को नहीं किया जा सकता। तो उसमें कानून माफ गवाह केस इस मामले में शामिल है, तो उसमें फिर आपको आजाद कर दिया जाता है और वो गवाही सिर्फ और सिर्फ ये कानून इसी के तहत डॉक्टर जमील अहमद साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ के जुड़ने को इम्पोर्टेंट बात करें तो हम चाहेंगे वो अपने नाज़रीन को बताई जाए। लेकिन इस वक्त एक अहम मामला है कि उन्होंने जब ये कहा आज़म खान ने अपने बयान में कि जब ये साइफ़र उनको दिया गया, दिखाया गया, तो इमरान खान ने खुशी का इजहार किया और ये कहा चेयरमैन PTI ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, कि ये अमेरिका ने एक ब्लंडर किया है और अब मैं देखता हूँ कि कैसे इसके साथ ये किया जा सकता है। जी कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए ये CRPC का एक जो मरवजा तरीका है उसके मुताबिक बयान हो गया। ये बयान हर कोर्ट में इसको एविडेंस एक्ट के तहत इसको मनोअन तस्लीम किया जाएगा और इसकी कोराबरेशन में कोई ज्यादा इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जो कानूनदान हैं वो इस चीज को जानते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूँ इस बात पर कि साइफर के मंदरजात का इससे पहले दुनिया में जहां जहां मैं सफीर रहा हूँ या अक़वाम मुत्तहिदा में जिन जिन ममालिक में मैं रहा हूँ, साइफर जिसको केबल भी कहा जाता है कुछ दुनिया के कुछ ममालिक में, वो कभी भी उसके मंदरजात को कभी इस तरह नहीं किया गया, उसको पॉलिटिसाइज इस तरह नहीं किया गया, उसको पब्लिक इस तरह नहीं किया गया। और ये उसकी वजूहात मैंने आपको बयान कर दी अभी कि उसकी क्या वजूहात हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कानूनी कदगन है और कानूनी कदगन लगाने का मकसद भी मैंने बयान कर दिया कि मुल्कों के ताल्लुकात किस हद तक खराब हो सकते हैं। तो जब ऐसी सूरत की वजह से ताकि लोग इस पे वो ना कर सकें, आप अंदाजा करें कि ये जो अभी बातें सामने आ रही हैं ये तो तफ्तीश जाहिर करेगी कि इस नैरेटिव को बिल्ड करने का सियासी मकसद तो कोई होगा। अगर सियासी मकसद ना होता तो जलसे में इस किस्म की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसको इस तरह लहराया तो नहीं जाता। तो लिहाजा अगर ये देखा जाए तो अब तो वैसे मजीद तफ्तीश होगी तो इसका पता पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लंडर हो गया, मैं समझता हूँ कि ये गलती हो गई कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहफ़्फ़ुज़ जिसको देना चाहिए, जो शख्स उस वक्त सरकारी मनसबों पे शामिल हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर हो या उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, तो उस सूरत में ये अगर गलती हुई है तो उस गलती के लिए सजा मौजूद है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी और भी अहम हुई कि जब ये चीज़ बनाई गई, बताई गई, दिखाई गई, उसका जो बयानिया बना वो एक तरफ अमेरिका मुखालिफ बना, दूसरा तरफ सियासी जमातों के हवाले से बना, तीसरा इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बना और वो बयानिया बनता बनता मसाइल क्रिएट हुए। फिर IMF के मामला जो है लेट हुए, इसका भी बड़ा नुकसान हुआ रियासत को। न सिर्फ IMF के मामलात लेट हुए बल्कि इससे मुल्की जो हमारी एक इमेज है जी, वो इमेज कई साल पीछे चला गया। मुल्की इमेज, क्योंकि मुल्कों का इमेज बतदरीज बनता है और बनते बनते बनता है और उसको बिगड़ने में चंद लम्हात लगते हैं और चंद सेकंड लगते हैं और चंद घंटे लगते हैं और चंद दिन लगते हैं। तो ये जो साइफर का मामला है और इसने भी पाकिस्तान के इमेज को खासा नुकसान पहुंचाया, जो आप फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। और अब बात करेंगे आज अहम केस, जो मामला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और वो है सिविलियन के केसेस फौजी अदालतों में। आज इसको चैलेंज भी किया गया, अटॉर्नी जनरल के भी आज कुछ बात थी, लेकिन समात को जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज क्या समात में अहम मामलात हुए हैं हम बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। और जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पर चेयरमैन पीटीआई के कुछ केसेस हैं, उस हवाले से भी आज बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। जुल्करनैन, सुप्रीम कोर्ट में केस अहम था, समात को जुम्मे तक मुलतवी कल नहीं रखी गई है, क्या वजह थी? और दूसरा, आज खास तौर पर क्या हुआ है केस की समात के दौरान? मुदस्सिर, ऐसा है कि जो समात मुलतवी हुई है वो इस वजह से हुई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील का राइट नहीं है, तो क्या जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप पार्लियामेंट से क्यों नहीं कहते कि वो अपील का हक कानून में तरमीम करके दे दें, अदालत से आप क्यों ये चीज़ लेना चाहते हैं। दूसरा ये भी साथ कहा गया था कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनमें रीजनिंग नहीं होती, जैसे आम अदालतों में जजेस बाकायदा दलाइल को नोट करके और बताते हैं कि कौन सी शिक लागू होती है और कौन सी दलील क्यों नहीं मानी जा सकती, पूरी वजूहात होती हैं उसमें। जबकि मिलिट्री कोर्ट के फैसले में सिर्फ इतना लिखा होता है प्रूवन गिल्टी और नॉट गिल्टी या नॉट गिल्टी, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है। तो रीजंस जब तक नहीं आएंगी, चीज़ें सामने कैसे आएंगी? ये वो चीज़ें थी जिनके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर अदालत ये हुक्म देती है तो जो फैसले की तमाम वजूहात हैं वो तहरीर कर दी जाएंगी, एविडेंस बाकायदा रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर से मशरूत है, अगर 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस में कोर्ट कहती है तो। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप ये जो कानून में तरमीम या अपील का हक देने से मुतल्लिक इस हवाले से और जो दूसरी जो रीजनिंग की बात है, इस पर आप इंस्ट्रक्शंस लेके यानी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें कि हुकूमत और मुतलका जो इदारे हैं वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, उनका क्या मंसूबा इस हवाले से, ताकि अदालत फिर उसके मुताबिक अपना जो केस है उसको आगे बढ़ाएगी। आज हुआ ये, जब जो ही समात का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी, उसमें तस्वीर अदालत के सामने रखी कि किस अंदाज में 5:30 से 3:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान जो तमाम तर वाक़यात थे ये पेश आए। पहले सबसे पहले 3:30 बजे रावलपिंडी की हमजा कैंप के ऊपर जो है ना वो धावा बोला गया मुजाहिरीन की जानिब से। इसी तरीके से GHQ, फिर कोर कमांडर हाउस, किला बाला हिसार है, दीगर जो मुख्तलिफ शहर हैं, मरदान था, कोहाट था, उन तमाम खासकर पंजाब और KP के एरिया से जहाँ पे जो अटैक मुजाहिरीन की जानिब से किए गए, जो नुकसानात उसमें हुए, उसकी तफसीलात बमाए तस्वीर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश की। लेकिन जजेस की जानिब से उनसे सवाल यही पूछा गया कि जो दफात आयद की गई हैं उनमें सज़ा कितनी मुजाहिरीन को होगी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जो दफात लगाई गई उसके मुताबिक 2 साल सज़ा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऑर्डनरी कोर्ट में यानी कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल होता है उसमें तो काफ़ी सख्त सज़ाएँ इनको मिलेंगी, तो सिर्फ 2 साल की सज़ा इसमें होगी। और साथ ही साथ ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से आज सदा की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं इस्तदा कर रहा हूँ। पहला ये कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात की जानिब से जो अस्करी तनसीबात हैं उनके ऊपर मुजाहिरे की आड़ में हमला किया गया हो। दूसरा ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत किस अंदाज में इस कानून की तशरीह होगी कि मुजाहिरीन को उसके धारे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है, पहली बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है, लिहाजा फुल कोर्ट अगर इस कानून की तशरीह कर दे तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया बेंच को। क्योंकि हिदायत के लिए अदालत ने उनसे पूछा कि मजीद कितना वक्त आपको दरकार होगा ताकि आप अदालत की बेहतर मुआवनत कर सकें, तो उन्होंने कहा कि जी परसों तक का मुझे वक्त दे दें। अब जुम्मे तक अदालत ने समात को मुलतवी किया है और जुम्मे तक के लिए तमाम जो दीगर मुकदमात मुकर्रर थे ऑलरेडी जुम्मे को, उन सब की समातें मुलतवी कर दी हैं, मौखर कर दी गई हैं। और सिर्फ 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो फौजी अदालतों वाला केस है इसकी समात होगी। इसकी समात होगी, ठीक है। जुल्करनैन, आप हमें आगाह कर रहे थे बड़ी डिटेल आज जो कुछ हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद में क्या मामलात हुए हैं, एहतशाम हमें आगाह करें। तोशा खाना केस के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया, फिर जो निकाह का मामला था चेयरमैन PTI के, उसके हवाले से भी वो फैसले को चैलेंज किया गया। तो ये क्या मामलात केसेस हैं, कोई डिटेल दीजिएगा एहतशाम। देखिए मुदस्सिर, चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के फैसले को चैलेंज कर रखा है, तो उस पर आज समात हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह समात की और चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बड़ा ब्रीफली बताया कि किस तरह
हाई कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया था में ट्रायल कोर्ट को कि वो 7 दिन में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करे कि ये केस काबिल समात है या नहीं। इस पर ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन में फैसला सुना दिया। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को ये केस टेकअप हुआ, 7 को सुना गया और 8 को ट्रायल कोर्ट ने हमें सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हालांकि हमने ये इस्तदा की थी कि 10 जुलाई को केस ये समाअत के लिए रख लिया जाए और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी वो 7 दिन की, उसका भी वो 5वां दिन बनता था, लेकिन हमारी बात को रद्द किया गया और ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया। और ये फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें 8 क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके दिए थे और उन 8 क्वेश्चंस का जवाब अभी भी फैसले में नहीं दिया गया, बल्कि महज 3 सवालात से मुतालिक जज साहब ने अपनी राय दी है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और दूसरी उन्होंने ये इस्तदा की कि अभी हाई कोर्ट अगर दोबारा केस ट्रायल कोर्ट को भेजती है तो होना ये चाहिए कि जो जज अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है उसके पास दोबारा केस ना जाए, बल्कि किसी दूसरे जज को दोबारा उस दरख्वास्त पर फैसला करने का कहा जाए। ये इस्तदा भी की गई कि अभी जब तक कि हाई कोर्ट से अपील पर फैसला नहीं होता ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका जाए, लेकिन इस इस्तदा पर उन्हें फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इस अपील पर फैसला महफूज किया, बाद में ये फैसला सुनाते हुए अदालत ने फरीकैन जो कि इलेक्शन कमीशन फरीक बनता है उसे नोटिस जारी किया और समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी कि तोशाखाना केस का ट्रायल जो है वो अभी आगे बढ़ता रहेगा। कल उसकी समाअत है, उस पर कोई इंजंक्टिव ऑर्डर चेयरमैन पीटीआई को नहीं मिल सका। दूसरा केस आपने बताया दौरान इद्दत निकाह वाला, तो उस पर ट्रायल कोर्ट ने उस केस को काबिल समाअत करार दिया था। उसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की है और वो हाई कोर्ट में आज जाती तौर पर पेश भी हुए। अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट की एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो भी पिटिशनर होगा वो अपना बायोमेट्रिक कराएगा, तो वो उन्होंने करा ली है। अब वो केस अभी समाअत के लिए मुकर्रर होना बाकी है। ठीक है, तो शाम आप हमें आगाह कर रहे थे इन केसेस के मुतालिक। आपका भी बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। जुल्करनैन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नैब आपका आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे कि पाकिस्तान को मुआहदे के तहत 3 किस्तें मिलनी हैं IMF से और IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ये क्या तफसीलात हैं जो IMF ने अब जारी की। महंगाई को कम करने के लिए पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। आने वाली हुकूमतों को बिजली और गैस के निर्ख मजीद बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। FVR में टैक्स रिफंड के मसाइल को भी फौरी हल करना होगा। पावर सेक्टर के बकायाजात को क्लियर करना भी फौरी ज़रूरी है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है, जबकि मुआशी तरक्की की शरह महज 2.5% हो सकती है। 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% तक जा सकती है, जबकि पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। मईशत में कर्जों का हजम 74.9% रहेगा और ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर तक रहेंगे। इसके अलावा दीगर किस्तों के हुसूल के लिए ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। तवराए के शोबे में अखराजात महदूद किए जाएंगे और सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात को भी कम किया जाएगा और दरामदात पर पाबंदी भी ख़त्म की जाएगी। IMF ने रिपोर्ट में हालिया शरह सूद में इजाफे का खैर मकदम किया है, जबकि पाकिस्तान ने आमदनी बढ़ाने के लिए ठोस यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत 3 किस्तें मिलनी हैं, जिनमें 1.1 अरब डॉलर की एक किस्त वसूल हो चुकी है, जबकि दूसरी निगरान हुकूमत के दौर में आइंदा चंद माह में मिलेगी। और पाक IMF मुआहदे की तफसीलात आपने देखी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।